गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज हिस्टोपैथोलॉजी का सेकंड वीडियो आ गया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव एंड प्रिपरेशन ऑफ एनबीएफ, न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन। चलिए आज शुरुआत करते हैं एक पूरे जोश और उत्साह के साथ। इस सिलसिले में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हम टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव का। इसमें फर्स्ट टाइप जो आता है वो होता है एल्डिहाइड वेस्ट फिक्सेटिव। एल्डिहाइड वेस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो वर्ड होता है इससे रिलेशन क्या है, यानी लिंकेज से, मतलब इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो लिंकिंग से होता है, क्रॉस लिंकिंग से होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या कौन कौन सा फिक्सेटिव आता है एल्डिहाइड बेस्ड फिक्सेटिव में। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है 10% न्यूट्राइल बफर फॉर्मलिन NVF। इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है? तो कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन, डिस्टिल वाटर, सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट एंड डाइसोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। पीएच जो होता है इसका 7.2 टू 7.5। इसका कॉम्बिनेशन एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, क्या क्या होता है? कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन, डिस्टिल वाटर, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड जो इसमें मेंशन नहीं है, बट आपको जो कंपोजिशन में हम जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, इसका पीएच 7.2 टू 7.5 होता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या होता है? तो ये एक सबसे कॉमन है जो पूरे हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होता है। मोस्ट प्रिफर्ड फिक्सेटिव फॉर रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी इन ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में 10% एनबीएफ को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। किस किस चीज के लिए? हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के लिए। अब देखिए इसके इससे ज्यादा मतलब 10% एनबीएफ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा और आपको डीपली बताऊंगा। ये यूज, इसका डिसएडवांटेज देखिए, इसमें अब जहां जो भी चीज इस सृष्टि पे, इस पृथ्वी पे जो भी चीज अच्छा है, कुछ ना कुछ उसकी बुराइयां हैं, वो चाहे मैं हूं या आप हूं। अगर जो पैदा हुआ है, कहा जाता है ना कि अगर इंसान से गलती ना हो तो इंसान भगवान के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज है कि जो भी चीज जितना अच्छा है उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो ये बेसिकली आई नोजल बायोप्सी जो होता है उसके लिए, और स्किन के को जो हमारे हमारे बॉडी को आंख में, नाक में और स्किन पे इरिटेशन पैदा करता है। यानी जब आप फॉर्मेलिन प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको, या फिर आप यूज कर रहे हैं उस टाइम, आपके आंख को, नाक को और स्किन पे अगर डायरेक्टली स्किन पे टच होता है तो आपको इरिटेशन पैदा करता है। ठीक है। दूसरा, ओवर फिक्सेशन, यानी अगर आपका कोई भी बायोप्सी अगर 24 आवर से ज्यादा फिक्स होता है, मैंने क्या बोला, एक वर्ड आपको ध्यान देने वाली होगी, कोई भी बायोप्सी, यानी कोई भी ऑर्गन नहीं, कोई भी बायोप्सी अगर 24 आवर से ज्यादा फिक्स होता है तो उसमें हार्डनेस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू की मॉर्फोलॉजी चेंज होने लगता है। अदरवाइज 48 आवर तक आप बायोप्सी ऑर्गन्स को, यानी फैटी टिश्यू को, प्लेसेंटल टिश्यू को, या कोई ऐसा सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है उसको आप 48 आवर तक फिक्स कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर फिक्सेशन हो पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट फिक्सेटिव कौन सा है हमारे पास? फॉर्मल स्लाइन। देखिए ये फिक्सेटिव है फॉर्मल स्लाइन। ये भी एल्डिहाइड वैसी है क्योंकि फॉर्मल यानी फॉर्मलिन से बन रहा है। इसका कंपोजिशन क्या क्या है? कंसंट्रेटेड फॉर्मलिन,
सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर। इसमें 3 चीज मिला, क्या क्या? कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन। कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन कितना परसेंट होता है? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन कितना परसेंट होता है, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले एनबीएफ में बताया हुआ है। डाइस, उसके बाद सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर। एप्लीकेशन इसका क्या कहाँ कहाँ होगा? रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में, ब्रेन जो टिश्यू होता है, ब्रेन का जो मॉर्फोलॉजी चेक के लिए सिर्फ ब्रेन का जहां पे ट्रीटमेंट होता है, पैथोलॉजी होता है, वहां पे क्या यूज होता है? फॉर्मल स्लाइन और स्पाइनल कॉर्ड। मेनली ये 2 टाइप्स की बायोप्सी के लिए, एक ब्रेन टिश्यू के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है? फॉर्मल स्लाइन। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? फॉर्मल स्लाइन इज मोर एसिडिक इज नेचर, यानी इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू के अंदर स्लाइड्स में, जब हम स्लाइड्स प्रिपेयर करने के बाद जब हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो उसमें फॉर्मेलिन का क्या दिखेगा? पिगमेंट दिखेगा। यानी एसिडिक नेचर की वजह से टिश्यू के सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपको फॉर्मेलिन पिगमेंट दिखेगा। ये बहुत ही खराब चीज होता है। जैसे अगर आपको फॉर्मेलिन पिगमेंट स्लाइड्स में आ रहे हैं तो आपको न्यूक्लियस और फॉर्मेलिन पिगमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम होता है स्लाइड में। इसके लिए मैं आपको कभी एक, जब हम लोग माइक्रोस्कोपी वगैरह थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें एक स्लाइड फोटो दिखाऊंगा मैं कि फॉर्मेलिन पिगमेंट कैसे होता है। या हम लोग एक पढ़ेंगे आगे ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में हम लोग आपको दिखाऊंगा मैं कि ट्रबल शूटिंग में कैसे कैसे फॉर्मेलिन पिगमेंट्स स्लाइड्स में आता है। नेक्स्ट आते हैं ग्लूटाल्डिहाइड। देखिए अभी तक हमने जो देखा वो क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। एक ये है ग्लूटाल्डिहाइड, ये जो ऐसा फिक्सेटिव है जो फॉर्मल्डिहाइड से भी अच्छा है, बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसका जो कंपोजिशन क्या होता है? 2.5% बफर्ड ग्लूटाल्डिहाइड, यानी ये खुद में 2.5%, यानी किसके साथ डाइल्यूशन होगा? जिस भी डाइल्यूशन के साथ अगर सेकेंड सबस्टेंट नहीं लगा हुआ है, सेकेंड सबस्ट्रेक्ट नहीं लगा हुआ है, वो किसके साथ डाइल्यूशन होता है? डिस्टिल वाटर के साथ। ठीक है, अगर कोई भी मेरे कहने का मतलब है जहां पे भी सिर्फ सिंगल केमिकल का नाम दिया हुआ हो और उसके साथ परसेंटेज लगा हो, उसका डाइल्यूशन ऑलवेज डिस्टिल वाटर के साथ। एप्लीकेशन क्या होगा इसका? मोस्ट इफेक्टिव एट क्रॉस लिंकेज एंड स्टेबलाइजेशन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी ये क्रॉस लिंकेज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और प्रोटीन को भी, प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मेन पार्ट होता है हमारे पैथोलॉजी का, उसको भी बहुत दिन ज्यादा टाइम तक स्टेबलाइज करके रखता हुआ है। आइडियल एज अ प्राइमरी फिक्सेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए प्राइमरी फिक्सेटिव कौन सा होता है? ग्लूटाल्डिहाइड। फॉलोड बाय सेकेंडरी फिक्सेटिव इज ऑस्मोसिस, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, यानी उसमें 2 टाइप के माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन 2 टाइप के फिक्सेटिव यूज होते हैं? प्राइमरी कौन सा? ग्लूटाल्डिहाइड, और सेकेंडरी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो ये ओवर एक्सपेंसिव है कंपेयर टू फॉर्मल्डिहाइड फिक्सेटिव। यानी अगर कंपेयर करें हम फॉर्मल्डिहाइड से और ग्लूटाल्डिहाइड को, तो कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है? ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड में एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम और भी है, इसका जो है स्टोरेज, इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हैं, इसको आपको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए। और इसका जो देखिए सब कुछ डिसएडवांटेज तो 2-3 तो है, बट एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि ये फॉर्मल्डिहाइड के बराबर में ही काम करता है। अगर लिंकेज की बात करें, हम क्रॉस लिंकिंग की बात करें, तो जितना फॉर्मल्डिहाइड कर पाता है उतना ही ये भी करता है। बस सिर्फ इसमें एक छोटा सा एडवांटेज ज्यादा क्या है, तो मॉलिक्यूल्स को, जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्मल्डिहाइड से 10% एक्स्ट्रा करता है।
यानी फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो किसी टिश्यू के अगर 80% मॉलिक्यूल्स को प्रिजर्व कर रहा है तो ग्लूटाल्डिहाइड 90% करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, फिक्सेटिव है, ये भी हमारा एल्डिहाइड का ही है, एसेटिक एसिडिक एसिड जिंक फॉर्मलिन, AZF इसको बोला जाता है, एसेटिक एसिड जिंक फॉर्मलिन फिक्सेटिव। ये किसके लिए होता है? इसका कंपोजिशन, सबसे पहले कंपोजिशन क्या क्या होता है इसका, तो सबसे पहले इसका कंपोजिशन में हम होगा कंसंट्रेटेड फॉर्मलिन, जिंक क्लोराइड, उसके बाद ग्लेशियल एसिटिक एसिड, डिस्टिल वाटर और प्रिजर्वेटिव। इसमें देखिए प्रिजर्वेटिव यूज किया हुआ है। प्रिजर्वेटिव बोले तो कोई भी वैसा सब्सटेंस जो आपको फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उसको बचाए, क्योंकि यहाँ पे जिंक डाला हुआ है तो उसको बचाने के लिए कोई आपको प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा? आइडियल फॉर बोन मैरो, यानी बोन मैरो के लिए AZF जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद एक्सीलेंट मॉर्फोलॉजी विथ गुड एंटीजन, यानी इसकी उसकी मॉर्फोलॉजी जो होगी उसके लिए और एंटीजन की को अच्छा रखने के लिए यूज किया जाता है किसको? AZF को। इसके बाद प्रिजर्व DNA एंड RNA, इसका देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि DNA और RNA को भी प्रिजर्व करेगा। चलिए इसका सबसे बड़ी बात, अच्छाइयां तो हमने पढ़ ली, अब चलते हैं बुराइयों की ओर। अच्छाइयां तो सब बताते हैं अपनी अपनी, हम बताएंगे बुराइयों के साथ। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन इन रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी। देखिए यहाँ पे लग गई, मतलब अच्छाइयां तो बहुत है कि डीएनए को भी प्रिजर्व करता है, मॉर्फोलॉजी को भी प्रिजर्व करता है, एंटीजन को भी प्रिजर्व करता है, बट ये आप सभी हिस्टोपैथोलॉजिकल रूटीन एग्जामिनेशन में यूज नहीं कर सकते। ये आपको बोन मैरो के लिए अच्छा है, आपको बोन बायोप्सी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका जो लाइफ है शॉर्टर लाइफ है, यानी ये लंबे टाइम तक नहीं रह सकता है। चलिए नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड बेस फिक्सेटिव। पिक्रिक एसिड बेस्ड फिक्सेटिव जो है इसमें कौन सा? वॉइन्स फ्लूइड। वॉइन्स फ्लूइड आपने नाम सुना होगा। वॉइन्स फ्लूइड का बनाते कैसे कैसे हैं? वॉइन्स फ्लूइड का कंपोजिशन क्या क्या होता है? तो इसके लिए हमें चाहिए पिक्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड फॉर्मलिन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका कितना कितना अमाउंट होता है हम जब प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे, सॉरी प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन प्रोस्टेट, जीआई एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी में करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए इसका मेन जो पर्पस होता है, एप्लीकेशन तो हो गया कि प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, किसके? तो प्रोस्टेट को प्रिजर्व करने के लिए, और जीआई बायोप्सी को, टेस्टिकुलर बायोप्सी को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। बट क्यों करते हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करता है। ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करने के लिए किसको यूज करते हैं? बॉयंस फ्लूइड को। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या है? अनसुटेबल फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, यानी ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के लिए सुटेबल नहीं है, ड्यू टू पिक्रिक एसिड इंटरफेयर विथ द रिएक्शन। यानी पिक्रिक एसिड जो होता है वो क्या करेगा? एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को रोकेगा, डिस्टर्ब करता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं यहाँ पे एनबीएफ कैसे कैसे बनाते हैं, न्यूट्राइल बफर फॉर्मलिन कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें एक इसको बोला जाता है जो पूरे फिक्सेटिव का सारांश है, यूनिवर्सल फिक्सेटिव। यूनिवर्सल फिक्सेटिव आपका एक नंबर में आता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली ऑलवेज रिपीट करता है ये क्वेश्चन, यूनिवर्सल फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी। ये क्वेश्चन 2020 पीजीआई चंडीगढ़, 2021 एसपीजीआई लखनऊ और 2017 एम्स
दिल्ली 3 बार अभी तक मेरे सामने रिपीट हो चुका है। इसके लिए क्वेश्चन आता है कैसे, तो यूनिवर्सल फिक्सेटिव यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मुलिन। इसको प्रिपरेशन कैसे कैसे करते हैं हम लोग पढ़ेंगे अभी 1 लीटर प्रिपरेशन के ऊपर से। आप चाहें तो इसको 1 लीटर अगर आपको पता हो तो आप 10 लीटर या 100 लीटर बनाने के लिए आप कैपेबल होंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, तो सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट को हम वेट करेंगे कितना, 4 ग्राम, यानी 1 लीटर में 4 ग्राम। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कितना, 6.5 ग्राम। कंसंट्रेटेड फॉर्मुलिन 100 ml। इसके बाद 900 ml डिस्टिल वाटर या टैप वाटर। आप अगर स्लाइन अवॉइड करेंगे क्योंकि स्लाइन का पीएच एसिडिक नेचर होता है, आपको ऑलवेज टैप वाटर या डिस्टिल वाटर ही यूज करना है। बट आपको ध्यान रखना है टैप वाटर का जो पीएच होगा वो 7 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका पीएच 7.5 से ज्यादा है तब भी यूज नहीं करना है। 7 और 7.5 के बीच में अगर आपके डिस्टिल वाटर टैप वाटर का पीएच है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्टिल वाटर यूज करेंगे। अब देखिए डिजॉल्व इन साल्ट 900 ml ऑफ वाटर बाय स्ट्रिंग वेल, यानी आप 900 ml वाटर में सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट और डाइसोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट दोनों जो पाउडर 4 ग्राम और 6.5 ग्राम उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद 100 ml कंसंट्रेटेड यानी 40% फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स करेंगे। उसके बाद आप ऑलवेज अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं तो 25 लीटर ml, 10 लीटर बना रहे हैं 250 ml फॉर्मेलिन लेंगे और उसका पीएच चेक करेंगे। आप इतना ध्यान रखना होगा कि मिनिमम अमाउंट 1 लीटर में 25 ml होना चाहिए। उससे अगर कम है तो पीएच आपका पीएच वैल्यू सही नहीं होगा। पीएच वैल्यू कितना होगा, 7.5 टू 7.2 टू 7.4 या 5 से होता है इसका नॉर्मल पीएच। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मेलिन फेंक देंगे? ये सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा पीएच एडजस्ट नहीं हुआ तब क्या करेंगे। इसलिए बहुत लोग पीएच चेक ही नहीं करते कि नहीं भैया अगर हम चेक किए और पीएच कम हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए भी एक रूल होता है कि अगर लो हो रहा है तो किससे हाई करेंगे और हाई हो रहा है तो किससे लो करेंगे। अगर आपका पीएच हाई हो रहा है तो लो करने के लिए 0.1 एन यानी परसेंट 0.1% NaOH, और हाई लो हो रहा है हाई करने के लिए 0.1% HCl। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, उसमें आप लोग हम तो दो अपना टॉपिक चूज किए हुए हैं कि टिश्यू प्रोसेसिंग और एम्बेडिंग हम आपको पढ़ाएंगे। बट अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, हाँ एक चीज और अनाउंस कर रहा हूं कि जो हम ग्रॉसिंग पढ़ना, जो लोग भी ग्रॉसिंग पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करें कि ग्रॉसिंग में कोई एक ऑर्गन, कोई एक ऐसा ऑन्को सर्जरी का ऑर्गन जिसका आप ग्रॉस चाहते हैं कि वो मैं ग्रॉस के साथ इमेज के साथ ग्रॉसिंग के बारे में बताऊं, तो वो आप लोग कमेंट करें। जिसका कमेंट सबसे ज्यादा आएगा उस ऑर्गन को हम ग्रॉसिंग में लाएंगे, ग्रॉसिंग के स्लाइस में लाके उस प्रेजेंटेशन को हम आपके सामने डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो टिश्यू प्रोसेसिंग एंड एम्बेडिंग के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।